क्या आपके पास वो काबिलियत है जो कि सिविल सेवक में होना चाहिए? अर्थक्वेक में कौन से वेव्स की भूमिका जो है वो अधिक होती है? ब्रास मेटल्स जो इंडस्ट्री है, खूबियाँ क्या हैं जिसके कारण उसको प्रसिद्धि है? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। बैठ जाइए फैद। थैंक यू। बातचीत हिंदी में करेंगे इंग्लिश में करेंगे? हिंदी में कंफर्टेबल। हिंदी में ठीक है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम फ़ाहद अली है। मैंने स्कूलिंग देव समाज मॉडल स्कूल CBSE बोर्ड से की है और मैंने ग्रेजुएशन गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से की है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। अच्छा, कब किया? सर 2016 में। ओके, उसके बाद मैं निरंतर सिविल सर्विस के प्रयास में कार्यरत हूँ। ओके। लगा हुआ। क्यों प्रशासक क्यों बनना चाहते हैं? सर मेरा शुरू से ही उद्देश्य था कि मैं समाज की सेवा करूं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता हूं। समाज की सेवा करने के कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं? सर सिविल सेवा में मैं लोगों की मदद कर सकता हूं, सोसाइटी की मदद कर सकता हूं। एक तो प्रशासक बन के आप मदद कर सकते हैं जी। नेता बन के भी कर सकते हैं। सब मुझे सिविल सेवा में ही जाना था। इंजीनियर बन के भी तो कर सकते हैं समाज की सेवा। सिविल सेवा सर मैं एज अ सिविल सर्वेंट ज़्यादा अपने आप को देखता हूँ कि मैं समाज क्या आपके पास वो काबिलियत है जो कि सिविल सेवक में होना चाहिए? मैं मानता हूँ सर कि मेरे अंदर अपनी टेक्निकल स्किल्स हैं कि मैं क्या आपके पास काबिलियत है? सर मैंने B.Tech ग्रेजुएशन किया है। ठीक। और सर मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ। और सर मेरी हॉबी पेंटिंग है, जिसके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि समाज में बातों का आदान प्रदान हो सके, जिसके थ्रू मैं अपना मैसेज दे सकूं। तो चित्रकार तो बड़े नरम दिल के लोग होते हैं, वो प्रशासक तो अच्छे नहीं सिद्ध होते। सर प्रशासक तो हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? चित्रकारी से ऐसा कोई आदमी का नाम बताइए जो बहुत अच्छा चित्रकार था और बहुत अच्छा प्रशासक भी था। नहीं पता, किसी का भी नाम ध्यान नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर थे सर, वो प्रशासक थे। अच्छा, आपके व्यक्तित्व में क्या क्या खूबियां हैं? खूबियां पहचानते हैं अपनी? जी सर, मैं कंपैशन हूँ, लोगों की मदद करना चाहता हूँ। और मैं सर परसीवरेंस है मेरे अंदर, मैं निरंतर प्रयास करता रहता हूँ किसी भी चीज़ को पाने के लिए। और टीम वर्क मैं कर लेता हूँ, जिससे लोगों के प्रति मेरी रुचि बढ़ती है और मैं उनसे काम। ठीक है, ये बताया कि अभी बजट जो पेश हुआ उत्तर प्रदेश में जी, उस बजट में कितना राजकोषीय घाटा का अनुमान व्यक्त किया गया है? 3.48% का फिस्कल डेफिसिट है सर। अच्छा, अगर इसको एब्सोल्यूट अमाउंट में बताएं, करोड़ रुपए में बताएं। 6,960 करोड़ रुपए बस? जी सर, 6,960। 60 लाख करोड़। 60 लाख करोड़? जी, ठीक से बताइए। 6,960 करोड़ रुपए सर। ये राजकोषीय घाटा है जी। और आप कह रहे हैं कि ये 3.4% है जी सर, यूपी के GDP का। GSDP का घाटा, फिस्कल डेफिसिट 3.4%। 3.48% सर। अगर ऐसा है तो आप साइंस के विद्यार्थी हैं। GSDP यूपी का कितना होगा? GSDP सर आई कैलकुलेट कर रिमेम्बर। भैया आपने आंकड़ा बताया 6,960 करोड़। 60, मान लीजिए उसको 7,000 करोड़ मान लीजिए। जी 7। और ये है 3.5%। जी, तो 100% जो 6,90,000 वही 7,000 करोड़, 7,000 लाख करोड़, लाख में आएगा सर। अच्छा, कितने से गुना करेंगे 3.5 को कि 100 हो जाएगा? 100%। 100 से ही करेंगे सर। 3.4 को 100 से गुना कर देंगे तो 340 हो जाएगा। ठीक है, ये बताएं कि अभी बजट जो पेश किया गया उसमें कुल व्यय कितना प्रस्तावित है? व्यय, कुल खर्चा, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल खर्चा सर 197 लाख करोड़ है। 179, हाँ 1.7 लाख करोड़। बस? मध्य प्रदेश का बजट पेश किया उसमें 3.14 लाख करोड़ है।
मध्य प्रदेश की आबादी 5.5 करोड़ लोगों की है, यूपी की आबादी 24 करोड़ है। टोटल बजट तो यूपी का सर 6,90,000 करोड़ है। 6,90,000 जी ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के टोटल एक्सपेंडिचर के 2 गुना से भी दोगुना ज्यादा है जी। अच्छा ठीक है। प्रति व्यक्ति आय कितनी है अभी यूपी में? 384 आई गेस 384 क्या? रुपीज पर डे। 384 रुपया एक दिन में। जी तो महीने में कितना बना? 230 गणित आपका कमजोर दिख रहा है। तो लगभग 10,000 बन जाएंगे। 10,000 महीने का? जी। तो साल का कितना बना? 10 1,20,000। 1,20,000 तो ठीक ठाक आमदनी है प्रति व्यक्ति आए। तो इसका मतलब यूपी में गरीबी तो नहीं होगी? सर डिस्पैरिटी तो है। डिस्पैरिटी है जी। कौन सा इलाका बहुत गरीब है और कौन सा अमीर है? तो बुंदेलखंड इलाका यूपी का काफ़ी गरीबी रेखा में आता है, क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज नहीं है, फर्टाइल सॉइल नहीं है, इसलिए। तो आप भूगोल के विद्यार्थी, बताए भौगोलिक कारण क्या है उसके गरीबी के? सर नदियों का कम होना, प्लेट्यू रीजन, पानी का कम होना, प्लेट्यू रीजन का होना सर। और सर क्राइम रेट भी ज़्यादा था पीछे बुंदेलखंड इलाके में, क्योंकि बैडलैंड्स हैं। चलिए ठीक जी सर। फहद, जी सर। भूगोल आपका विषय है, जी मैं भूगोल में ही बात करना पसंद करूंगा। जी। किस खंड में बात की जाए? जियोमॉर्फोलॉजी में कर लीजिए सर। जियोमॉर्फोलॉजी में। अभी रिसेंट में एक न्यूज़ आया है, जिस न्यूज़ के आधार पे कहा जा रहा है कि इनर कोर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जी सर। अर्थ का जो इंटीरियर है उसमें इनर कोर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। आप बता सकते हैं? आई एम नॉट अवेयर। अच्छा, न्यूज़ आपने नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ी है सर, ये नहीं सुना है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आप बताइए कि जो अर्थक्वेक आता है उस अर्थक्वेक में कौन से वेव्स की भूमिका जो है वो अधिक होती है? सर ट्रांसवर्स वेव की ज़्यादा होती है। अच्छा ठीक है। और अर्थ के इंटीरियर को स्टडी में? जी। अर्थ के इंटीरियर के स्टडी में कौन से वेव्स की भूमिका होती है? पीएनएस वेव की, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव दोनों की भूमिका होती है सर। एल वेव्स जो है वह अंदर जाते हैं कि नहीं? जी। एल वेव्स जो है वह इंटीरियर की ओर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? एल वेव्स और सरफेस वेव्स हैं। सरफेस वेव्स हैं। जी। ठीक है, तो वो जो है वह सरफेस की ओर चले जाते हैं। तो अर्थक्वेक जो है वह किन के कारण आता होगा? पीएनएस वेव के कारण। अर्थक्वेक पीएचएस के कारण आता है। ठीक है, तो अब जो है वह ये बताइए कि आपने क्या पीजी और एसजी वेव्स का नाम सुना है? नहीं सर। नहीं सुना है। अच्छा, एक चीज़ आइसोस्टेसी में जो है वो आइसोस्टेसी पढ़ा है आपने? सर। तो आइसोस्टेसी में जो है ये बताइए कि जैसे जैसे जो है वह ग्रेट प्लेन में अवसादों की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, हिमालय की ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी, ऐसा क्यों होगा? सर आइसोस्टेसी इज अ थ्योरी वेयर, जहाँ पर सरफेस पे एक जगह जब दबाव पड़ेगा तो दूसरी जगह पर उठान देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से लेक्स पिघल रही हैं तो उसकी वजह से हाइट बढ़ेगी हिमालय की। हिमालय की हाइट बढ़ेगी जी। लेकिन ये थ्योरी जो है वह के आधार पर जो है वह फोर्स तो दोनों तरफ जो है वह करे जाएगा ना, तो प्लेटू की हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है? सर प्लेट्यू में लेक्स नहीं है और प्लेट्यू अवसाद जो है वह जमा हुए ग्रेट प्लेन में। जी। तो उस अवसाद का दबाव जो है वह दोनों तरफ, नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ जो है वह जाएगा ना। जी सर। तो नॉर्थ में जाकर हिमालय की ऊंचाई को बढ़ा दिया, साउथ में जाकर प्लेटू की ऊंचाई को क्यों नहीं बढ़ाया? सर प्लेट्यू वैसे ही डेनोटेड हैं, इतनी हाइट नहीं है उनकी। अच्छा ठीक है। अगला प्रश्न है वह बताइए कि चाइना ने एनेक्सेशन किया जो है वह तिब्बत का 1949 में। जी सर। उसका ज्योग्राफिकल रीजन क्या था? सर वो एक बफर स्टेट बनाना चाहते थे इंडिया के थ्रू, और एक रिसोर्स रिच रीजन है। किस चीज़ का रिसोर्स है? सर वाटर रिसोर्सेज हैं, वहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लग सकते हैं तिब्बत में। और सर एक बफर एरिया है इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है। इसलिए एक्सपेंशन की पॉलिसी थी उनकी। तिब्बत के प्लेटू से कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ निकलती हैं? सर वहाँ से इंदस निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है। केवल भारत ही नहीं और भी विश्व की जो नदियों को बताइए। येलो रिवर निकलती है। हाँ ठीक है जी। यांगजे रिवर निकलती है। और सर इतनी ही याद आ रहा है। ठीक है, कुछ लोकेशंस की उपस्थिति को बताइए आप जो है।
ठीक है। कोर्सिका आइलैंड कहाँ है? कॉर्सिका आइलैंड सर मेडिटेरियन सी में। मेडिटेरेनियन सी में। सिसिली कहाँ है? सिसिली भी मेडिटेरियन सी में सर। क्रीट आइलैंड कहाँ है? क्रीक आइलैंड भी मेडिटेरियन में, टर्की के पास है। टर्की के क्रीट। पास, हाँ क्रीट, जी हाँ ठीक है। और बेलारिक आइलैंड कहाँ है? पैराग्ले आइलैंड, आई डोंट रिमेंबर। और जिब्राल्टर? जिब्राल्टर तो आइलैंड सर, जिब्राल्टर मोरक्को के एकदम नॉर्थ में है। ठीक। स्पेन और मोरक्को के बीच। बहुत अच्छा आंसर। जी। आप उत्तर प्रदेश में किस जिले से हैं? मुरादाबाद से सर। मुरादाबाद से। तो मुरादाबाद में कौन कौन से उद्योग हैं जो प्रसिद्ध हैं? सर मेटल क्राफ्ट बहुत प्रसिद्ध है मुरादाबाद। और विशेष तौर पर किस मेटल के क्राफ्ट्स को ज़्यादा? सर ब्रास का। ब्रास मेटल्स जी। अच्छा, ब्रास मेटल्स जो इंडस्ट्री है, ब्रास मेटल जी। इंडस्ट्री, तो पहले मुझे बताइए उसकी खूबियाँ क्या हैं जिसके कारण उसको सर प्रसिद्धि ब्रास है? बेसिकली कॉपर और जिंक से बनता है। ठीक। और उसकी मोल्डिंग इजीली हो जाती है, इससे यूटेंसिल्स और बाकी आर्टिफैक्ट्स बन सकते हैं आसानी तो से। उसके हैंडीक्राफ्ट में से क्या खास बात है जिसको जो स्ट्राइक करती है, जो पसंद की जाती है? सर उस पर नकाशियाँ हो जाती है, उसको मोल्डिंग अच्छी से हो जाती है, उसकी ऐसी और उसकी नक्काशियाँ- ब्राइटनेस गोल्ड से जी। प्रिज्यूम करती है। अच्छा। और वो चीप पड़ता है एज कंपैरिजन टू गोल्ड, अच्छा, तो इसलिए उसका यूज ज़्यादा होता है यूज ज़्यादा होता और डिमांड भी है। तो उसका कुछ ऐसा भी है कि ब्रास के जो मेटल के बर्तन वगैरह होते उसे हैं? जी सर, उसको उसमें पानी रख के पीने से आप बॉडी में हाँ। सर फायदा देता है वो। क्या क्या फायदे होते हैं? सर फ्री रेडिकल कम करता है वो, और हमारे अंदर जैसे कमी हो जाती है किसी मेटेलिक उसकी, तो वो प्रदान करता है सर। अच्छा, चलिए ठीक है। ये बताइए ब्रास इंडस्ट्रीज जो यहाँ की है, तो उसमें आप क्या देखते हैं, क्या चैलेंजेस अभी आपको दिखाई दे रहे हैं? सर ब्रास इंडस्ट्री में मेजरली चैलेंजेस एक्सपोर्ट का मसला है कि एक्सपोर्ट जो सर उस लेवल पे नहीं हो पा रहा है जिस लेवल पे प्रोडक्शन होता है अच्छा। बाहर। और बाकी चाइना के प्लास्टिक वेयर से एक बहुत बड़ा कंपेयर वो है उन दोनों में। तो इंटरनेशनल लेवल पर आपका मानना है तो एक तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते जी। हैं, और दूसरा चाइना कम्पीट कर रहा है हमारे साथ, और इसकी वजह से जी जी। ये बताइए कि क्या ऐसे एक्शन लिए जाएं जी जिससे ये हमारी जो ब्रास इंडस्ट्री है इंटरनेशनल लेवल पर इसको एक स्पेस जो है वो मिल सके, इसके मार्केट जो है वो क्रिएट रहे और इसकी डिमांड बढ़े? जी, इसके लिए सरकार प्रोत्साहन दे सकती है। आप बताइए कि क्या क्या करना चाहिए, पॉइंट वाइज बताते जाइए, ये काम कर लिया जाए। तो MSMEs को रजिस्टर्ड करा जाए, ठीक है, उनको एक्सपोर्ट में मदद की जाए, और एक्सपोर्ट मदद करने के लिए क्या क्या हो सकता है? लिंकेजेस प्रोवाइड किए जाएं, जैसे एक्सपोर्ट के लिए पोर्ट फैसिलिटी दी जाए, रोड लिंकेजेस बनाए जाए, सी पोर्ट, डेडिकेटेड सी पोर्ट्स बनाए जाएं, और सर उनको SEZ में इंक्लूड किया जाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोवाइड किया जाए, टैक्स रिबेट्स दिए जाएं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये इंडस्ट्री जो है वो इस बेस पर ही काम कर रही है कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब यहाँ ट्रेनिंग को लेकर किसी तरीके का कोई वोकेशनल वगैरह नहीं। तो अपने आप क्या होगा, कुछ समय बाद जो है अगर एक पीढ़ी भी इस तरह से आ जाए जो में इंटरेस्ट ना ले, जरूरी तो है ना कि इंटरेस्ट लेगी, तो जाहिर सी बात है ये अपने आप मर जाएगा। जी। तो इस दिशा में कोई काम नहीं होना चाहिए कि इसको हम जीवित रखने के लिए कोई और मतलब इसको वोकेशनल कोर्सेज की तरह या इसमें कोई टेक्निकल कोर्स वगैरह चलाएं? जी सर, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, उसके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कैसे? मुख्यमंत्री अप्रेंटिस प्रोग्राम यूपी का है, उसके थ्रू इसको लाभ पहुंचाना चाहिए। तो इस दिशा में तो आप सोच ही नहीं रहे हैं कि इसमें भी काम किया जाए? जी। अच्छा, खैर आपने स्कूलिंग बताई थी अपनी, किस स्कूल का नाम लिया था? देव समाज बोर्ड। देव समाज किसने स्थापित किया था? सर शिव नारायण अग्निहोत्री जी। कब की स्थापना हुई है इसकी? इसकी 1899 में हुई थी। 1899? जी सर। श्योर है आप? और 1927 में इसको स्थापना ऑल इंडिया लेवल पे लाहौर में की गई थी। अच्छा, चलिए आप आइडियोलॉजिकली ये बताइए कि इसकी आइडियोलॉजी क्या थी और इसका जो पैरेलल किस आइडियोलॉजी के साथ कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा था? तो इसका दयानंद सरस्वती जी की आर्य समाज से इसका रिफ्ट रहता था। तो ये ब्रह्मो समाज से बेसिकली टूट के बना था। ठीक है, तो आइडियोलॉजी क्या है इसकी और क्यों रिफ्ट है? सर ये प्योर वेजिटेरियनिज्म को मानते हैं। और आर्य समाज? आर्य समाज भी प्योर वेजिटेरियन, लेकिन ये स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो ये मतलब खाली खान पान के आधार पर? हाँ। और देवात्मा जी ने अपने आप को डिवाइन डिक्लेयर कर दिया था, जो आर्य समाज में नहीं था। अच्छा जी।
आइडियोलॉजी क्या थी इनकी? सर आइडियोलॉजी आई डोंट नो, आपको नहीं याद आइडियोलॉजी? चलिए कोई बात रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं सर। चलिए कोई बात नहीं। आप फहद, जी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले गोविंद बल्लभ पंत जी सर। क्या उनका योगदान है यूपी के विकास में? सर उन्होंने काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ क्रिएट बनाई और एजुकेशन के लिए काफ़ी कार्य किया था। और सर और वही भारत के जो पड़ोसी देशों से संबंध है, पाकिस्तान से तो जमाने से खराब संबंध चल रहे हैं, लेकिन अब संबंध नेपाल से भी उतने अच्छे नहीं रहे। श्रीलंका को भी हम वक्त पे उतनी मदद नहीं कर पा रहे। बांग्लादेश में भी संकट उभरने की खबर आ रही है। भारत इतना बड़ा देश है, इतने सारे संसाधन है, जी क्यों नहीं अपने पड़ोसियों को उदारतापूर्वक मदद करता है? सर पड़ोसी देशों का चाइना के प्रति लगाव बढ़ता हुआ कि वो ये एकमात्र वजह भी है। और इकोनॉमिक हालात ऐसे नहीं है कि इंडिया उनकी सही से मदद करे पाए, इन्वेस्टमेंट एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, ये कारण भी है। बाकी इंडिया काम तो कर रहा है, जैसे ऑपरेशन मैत्री चलाया था 2015 के टाइम में, नेपाल फ्लड अर्थक्वेक के टाइम पे। श्रीलंका में भी इंडिया ने काफ़ी मदद पहुंचाई है अभी। और बांग्लादेश से हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट वैसे अपैरल इंडस्ट्री में काफ़ी है। मैं ऐसा नहीं मानता कि नहीं, इंडिया काफ़ी कार्य कर रहा है। वैसे बिम्स्टेक की क्या स्थिति है अभी? बिम्स्टेक जी, बिम्स्टेक का जैसे ढाका में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये सार्क के विरुद्ध बना था, इसमें पाकिस्तान मेंबर नहीं है और ये भी कार्य कर रहा है। ये कौन कौन से देश इसके मेंबर हैं? सर इसका बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है और म्यांमार है, थाईलैंड है, श्रीलंका है। तो क्या अभी प्रगति हुई है? आप क्या बता रहे थे? सर ये अर्थक्वेक प्रो, इन्होंने सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया बिम्स्टेक ने अभी, जिससे सुनामी का पहले पता लग सके और इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से हो सके, इसके लिए भी कार्य कर रहे हैं। क्या कार्य कर रहे हैं? सर फेवर्ड नेशन, मोस्ट फेवर्ड नेशन की सूची में इन देशों को लाने की कोशिश की जा रही है। आखिर ये चीन की तरफ सारे देश झुक रहे हैं, इसका मतलब कि चीन से उन्हें ज़्यादा फायदा पहुंच रहा है। हम उन्हें मदद नहीं दे रहे, इतने नज़दीक होते हुए भी। चीन अपेक्षा करें तो एक दूर स्थित देश है बांग्लादेश चीन सर स्ट्रिंग ऑफ पल्स के तो इंडिया को घेरना चाहता है, इसलिए वो इन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिससे वो भारत को दबा सके विश्व स्तर पर। फिर भी चीन के साथ हम खुलकर व्यापार कर रहे हैं। चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा $100 बिलियन से ज़्यादा है। जी सर। क्या हमारी नीति इस मामले में भ्रमित है? सर थोड़ा सा तो भ्रमित है, और बाकी अपने आप को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने में इंडिया कार्य कर तो रहा है, लेकिन उस स्तर पर कार्य नहीं हो रहे हैं। क्या करना चाहिए? सर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, जब ही हम चाइना को पीछे छोड़ सकते हैं। क्या यूपी उसमें अग्रणी भूमिका निभा सकता है? बेशक निभा सकता है सर। यूपी में अपने कॉरिडोर बन रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर में, जिससे आयात कम होगा और मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रहा है। एमएसएमईज भी इस साल 16,800 रजिस्टर्ड हुई हैं। ठीक है फहद, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू हो गया, जा सकते। थैंक। आइए बैठ जाइए फहद। आपने बताया है अपने फॉर्म में कि शायद आपकी ये पहला इंटरव्यू होगा। जी सर, मैं पहले नहीं दिया है आपने, और 13 मार्च का इंटरव्यू है। जी। तो तैयारी कैसी लग रही है? आपका आकलन क्या कहता है? कम है तैयारी, मुझे लग रहा है। देखिए किन किन बिंदुओं पर आपको थोड़ा सा चौकन्ना होना है। जी। एंट्री थोड़ा स्मार्ट होनी चाहिए, मतलब चुस्त ऊर्जा युक्त होनी चाहिए। अभी जब आपकी एंट्री थी वो थोड़ी सी टेंटेटिव थी, तो एंट्री चुस्ती के साथ करें, पूछ के करें। आपने दरवाजा खोलकर गुड मॉर्निंग कहा, वो गुड मॉर्निंग नहीं कहा। गुड मॉर्निंग सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप है मे आई कम इन सर। यस। ठीक, जब कहा जाए कि हाँ आ जाइए, तो आप प्रवेश कर जाइए, और प्रवेश करते ही आप गुड मॉर्निंग कहिए। ठीक है। सुबह बुलाया है कि शाम बुलाया है? सुबह ही सर। सुबह है तो गुड मॉर्निंग ही अभ्यास। जी। ठीक है। तीसरी चीज ये है कि जब आपसे कहा जाए कि बैठ जाइए, तो एक एटिकेट की बात है कि धन्यवाद कर दीजिएगा वहां। ठीक है।
जी तीसरी चीज के बाद है कि बैठने की जो भंगिमा है आपकी, ये थोड़ी इनफॉर्मल दिख रही है। तो दो इसमें काम करना है। एक तो थोड़ा पीछे सरक के बैठना है, मतलब बैठते समय ध्यान रखना है कि पीठ कुर्सी के पीठ के साथ टिक जाए और पैरों के बीच की दूरी थोड़ी कम हो, घुटने थोड़े करीब ला के रखें। थोड़ा करीब करिए जी। अच्छा, आप इतना ही रख सकते हैं और कर सकते हैं? और ऐसे तो ओके, ठीक है। कंफर्टेबल है। और ये कोशिश करिए कि बैठते समय कोट का बटन तो खुला हो लेकिन इसको थोड़ा सा करीब रख लीजिए। अच्छा, शुरू में अपना ही ध्यान रखिएगा। थोड़ा बैठने का आपको पोस्टर थोड़ा इनफॉर्मल लग रहा था। तो ये सब करने के बाद बाकी आपका शुरू में आपने सवाल के जवाब में हो सकता है कि ऐसा डोमेन है कि लड़खड़ा रहे थे, तो चूंकि भूगोल के विद्यार्थी हैं या अन्यथा भी बजट तो पढ़ ही लीजिएगा। जी। बाद में आपने वो जवाब काफ़ी अच्छे दिए, लेकिन शुरू में आप थोड़े से नर्वस हो गया था सर मैं। हाँ, थोड़ी एंजाइटी रहती है, तो थोड़ा रिलैक्स रहिएगा। अनुमान लगेगा कि भाई मॉक भी मेरा पहला ही है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये आप मेरा चूंकि कार्य आपको ध्यान दिला जी, देना, जी। अपना वीडियो भी देखिएगा कि शुरू में आप दबाव में रहेंगे। ये बोर्ड के सदस्य पता उनको रहता है कि भाई बच्चा नया नया आया है, थोड़ा प्रेशर में है, जी तो आपको वो सरल सवाल पूछेंगे, रिलैक्स करेंगे। जी ठीक है, तो रिलैक्स होके अपना बताना है क्यों 2016 में इंजीनियरिंग जब कर लिया था तो इंजीनियरिंग की नौकरी में नहीं गए। जी सर। उसको सहज तरीके से सोच के जाइए कि ये मेरे से पूछेंगे ही पूछेंगे। जी तो उसका ठोस 1-2 वाक्य में उत्तर होना चाहिए, संतोषजनक। जी। प्रशासक क्यों बनना चाहते हैं? तो आपने बिंदु एक ही कि मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ। जी, इसमें इसके अलावा अन्य भी सोच लीजिए। हम किसी भी कैरियर को चुनते हैं तो सिर्फ एक ही उद्देश्य नहीं होता है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जी सर। एक तो ठीक है, समाज की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपके मन और टेम्परमेंट के हिसाब से वो काम है? जी। इस एंगल से भी बताना होता है जी कि मुझे ये कार्य अच्छा लगता है, इसमें लोगों को प्रेरित करना है, विकास। चूंकि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं जी। तो दो उदाहरणों द्वारा बताइए कि शिक्षा की कमी है या बेरोजगारी है या गरीबी है या कई स्तर पर सरकार जो जी भलाई के कार्य कर रही है, वेलफेयर बहुत जॉब कर रही है, मैं जब धरातल पे देखता हूँ कि उसके कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से पूरा असर नहीं पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ एक असर पैदा करूँ। जी। जो भी है, इसको थोड़ा सा आप ठोस उत्तर बनाइए। ठीक। और ये शुरू में इंप्रेशन ठीक रहेगा तो बाकी अच्छा है। और फ्लो आपका थोड़ा और बेहतर रहे तो जैसे आप बातचीत करते समय भूगोल के ज़्यादातर उत्तर आपने बड़े अच्छे फ्लो के साथ दिए, जी लेकिन एक दो सोशल वाला, रिफॉर्म वाला जो था, उसमें जो मेंटल अलर्टनेस आपको दिखानी थी जी। और जितने अच्छे फ्लो के साथ बातें कहनी थी, उसमें आप थोड़ा सा हिचक रहे थे या सतही पॉइंट्स पे जा रहे थे। जैसे आपने किसी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बचाने के बजाय भोजन संबंधित तत्वों पर गौर किया। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि कभी कभी लगे कि ये मेरा डोमेन एरिया नहीं है, मेरे स्पेशलाइजेशन का एरिया नहीं है, जी सर। सवाल आया है, तो अपने आप को थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, 5-7 सेकंड सोच लीजिए, जी उसको गढ़ लीजिए। कम से कम उसमें 2-3 पॉइंट सोच के रखिए, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, कम से कम 3 भी रहेगा तो काफ़ी अच्छा उत्तर बन जाएगा। और फिर उसको तब उसको उत्तर दीजिए, तब उसको डिलीवर करिए। जी। तो इससे थोड़ा सा असर आपका ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, जी प्रभावशाली असर पड़ेगा। लेकिन आपने बहुत सारे उत्तर बहुत अच्छे दिए, जैसे मुरादाबाद के ब्रश इंडस्ट्री वगैरह के बारे में उत्तर आपने दिए, बहुत अच्छे दिए। जी आपने ज्योग्राफी के क्वेश्चन के अनुसार बहुत अच्छे दिए। जी। तो नॉलेज आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। कुल मिला के कैंडिडेचर आपका मजबूत है। निरंतर आप 4-5 साल से सफलता भी पा रहे हैं उत्तरोत्तर। जी। ये सारे इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि खाली थोड़ा सा प्रस्तुतिकरण में चौकन्ना रहिएगा तो बहुत अच्छा अंक लेके आएंगे आप। आपके कोई मन में और कोई संदेह या जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। सर वहाँ लैंग्वेज डिफाइन नहीं होती इंटरव्यू की? लैंग्वेज का रिपोर्ट ये मिल रहा है कि ज़्यादातर वो हिंदी में ही बातचीत कर रहे हैं जी, लेकिन इंग्लिश में भी कहीं 1-2 लोग पूछ रहे हैं। आप अंग्रेजी में भी 1-2 सवालों का जवाब देने में सहज हैं? हाँ सर। हाँ, तो उसका नियम ये है कि अगर आपसे कोई अंग्रेजी में सवाल पूछ ले, जी, ये जांचने के लिए कि आप कभी कभी अंग्रेजी में बातचीत कर पाएंगे। मैंने बेस तो सर इंग्लिश में ही दिए हैं, लेकिन हिंदी इंटरव्यू सब हिंदी में दे रहे हैं, तो मेरी इतनी अच्छी इंग्लिश है नहीं, तो मैं सोचा हिंदी में दे। नहीं, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन आप तैयार रखिए चलिए मेंटली
कि अगर किसी एक सदस्य ने अंग्रेजी में एक सवाल पूछ लिया जी तो मैं अंग्रेजी में जवाब दे दूंगा। ठीक है, ठीक। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।